मेरा नाम एडवोकेट रजनी सिंह है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका टाइटल है अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन एंड रॉबरी बाय पुलिस ऑफिसर्स। इसी के साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि एक अपराध को रजिस्टर कराने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना एक वकील करता है जब उसके क्लाइंट की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC सालों तक कोर्ट में लंबित रहती है। इसी के साथ मैं आप सबके सामने अपने महिला क्लाइंट के साथ हुए वाक्य को शेयर कर रही हूँ। 24/1/2018 को थाना रानी बाग से 5 पुलिसकर्मी कुछ सादे कपड़े में और कुछ पुलिस की वर्दी में डेडली वेपन्स के साथ सरकारी जिप्सी नंबर DL1C M4208 में महिला के घर एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे। पुलिस वालों द्वारा वर्दी के जोर पर, डेडली वेपन के जोर पर उस महिला के विरोध करने के बावजूद उनके घर में घुसा जाता है और अपने एक ऑफेंस को अंजाम दिया जाता है। अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन, हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जाता है। दिन दहाड़े घर में लूटपाट मचाई जाती है। घर से 1.5 लाख रुपए नगद उठाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में लिए जाते हैं। और जब इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा होता है तो मेरे क्लाइंट के बेटे द्वारा इस आपराधिक घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया जाता है। इस बात से नाराज होकर और पुलिस वालों द्वारा इस बात से नाराज होकर पुलिस वाले उस मोबाइल को छीनते हैं। मेरे क्लाइंट और उनके बेटे को बैड इंटेंशन के साथ पीटते हैं ताकि ये अपराध दुनिया के सामने ना आ पाए। इसी कारण मेरे क्लाइंट के बेटे को विद स्नैच्ड मोबाइल के साथ PCR वैन में के साथ पुलिस थाने ले जाया जाता है। मेरे क्लाइंट अपने रिश्तेदारों, अपने एडवोकेट के साथ रानी बाग थाने पहुंचती है और उसी दिन 17 PCR कॉल की जाती है। कुछ कॉल थाने परिसर में खड़े होकर कॉल की जाती है। ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, जॉइंट कमिश्नर, ACP, SHO ऑफ थाना बाग और अदर आला अधिकारी को अपने साथ हुए उस आपराधिक घटना की जानकारी दी जाती है। DCP असलम खान जी को अपने साथ हुई आपराधिक घटना की जानकारी दी जाती है और अपने लिए मदद की गुहार की जाती है। पर उस महिला को यहाँ तक कि उस महिला को उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती और ना ही उस महिला के साथ हुए अपराध को रजिस्टर करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है। मजबूरन मेरे क्लाइंट को बाय पोस्ट अपने कंप्लेंट SHO रानी बाग थाने में भेजनी पड़ती है कोरियर के द्वारा, बाय कोरियर। 25/1/2018 को उन 5 पुलिस कर्मियों द्वारा अपने अपराध को छुपाने के लिए एक FIR दर्ज की जाती है मेरे क्लाइंट और उनके बेटे के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी फैक्ट। किसी पुलिस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर, सर ये दर्ज की गई थी 24/1/2018 को, पर मेरे क्लाइंट को इत्तला दी गई 25/1/2018 को और साथ ही 24/1/2018 से उनको ये नहीं बताया गया कि उनका बेटा किन हालातों में है। जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बड़ी फेमस DK बासु वर्सेस स्टेट, उसका वायलेशन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी रानीबाग थाना के पुलिसकर्मी नहीं मानते और आज तक इनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो इन्होंने वायलेट किया है रानीबाग पुलिसकर्मियों ने, आज तक न्यायालय से इनके लिए कोई सजा तय नहीं हो सकी, न इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो सकी आज तक 29/1/2021 तक। ये एक बहुत गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। किसी पुलिस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर, ह्यूमन नेशनल राइट कमीशन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, किसी आला अधिकारी से मदद न मिलने के बाद मेरी महिला क्लाइंट ने 20/2/2018 को रोहिणी कोर्ट न्यायालय में 156(3) अपने वकील द्वारा फाइल की जाती है जो पिछले 3 सालों से कोर्ट में लंबित है। इस मैटर से संबंधित 800 से ज्यादा हियरिंग कोर्ट अलग अलग कोर्टों में हो चुकी है। इनकम्प्लीट स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। 3 इंक्वायरी कंडक्ट की जा चुकी है। सिर्फ इनकम्प्लीट नहीं है, झूठी भी है। झूठी इसलिए है क्योंकि मैं बताऊंगा आपको उसमें कि झूठे फैक्ट क्या क्या है। 3 इंक्वायरी कंडक्ट की जा चुकी है जिनमें से ACP 3 इंक्वायरी तो सिर्फ LN सैनी के द्वारा प्रस्तुत की गई है कोर्ट में। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय पे सबसे पहले 24/1/18 को इंक्वायरी करी इंस्पेक्टर आनंद विजिलेंस PHQ ने। वो आज तक न्यायालय के सामने प्रोड्यूस नहीं करी गई, जिन्होंने 29/1/18 तक करके इसको DCP NWD को भेज दी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस विषय के अंदर 7/2/18 को ज्वाइंट CP NR सागरप्रीत हुड्डा जी ने डिटेल इंक्वायरी और सबूत देखने के बाद ACP PG NWD को इंक्वायरी मार्क करी रमेश कुमार जी को, जिन्होंने विजिलेंस NWD को मार्क करी।
उसके बाद ऐसे जितेंद्र राणा विजिलेंस अधिकारी को मार्क करी गई और सभी लोगों ने मिलकर और इसको एडिशनल डीसीपी AK लाल साहब ने 5/5/18 को साइन करके 7/5/18 को PGC दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये छुपाया गया 17 PCR कॉल के बारे में नहीं बताया गया। इसका अंदर आपको मैं दूसरी बात बताऊंगा, ये DD नंबर 18 है, 21 का जिक्र किया गया और 26 से 28 से चारों फॉल्स थी, जो कि 67 IPC में अपराध है। DD नंबर 18 1/10 पे दर्ज है, जबकि 1/7 से 1/10 तक पुलिस अधिकारी विक्टिम के हस्बैंड से बात कर रहे थे और तब तक उन्होंने ये भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो कोई अपराध करने में आए हैं या कोई नोटिस ऑफ करना है। तब तक वो सिर्फ उन्होंने बताया कि हमसे मिलने आए हैं। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि CDR GPS उन मोबाइलों की कोर्ट में आ चुकी है, जिससे साफ साफ प्रूफ हो गया है कि ये पूरी तरीके से FIR झूठी है, इसके सारे कंटेंट्स झूठे हैं। इसके बाद उस महिला की MLC हुई, महिला पुलिसकर्मी की, उसने झूठ बोला। उस महिला की उस दिन उसने 164 के बयान दर्ज कराए, 27/1/18 को 118 नंबर कोर्ट में, उसमें झूठ बोला। उसके बाद 10 से 15 इनिशियल लेवल पे 28 फरवरी 2018 से पहले संबंधित अलग अलग न्यायालयों में सेशन कोर्ट में जो दी गई, उन सब में ये बोला गया कि 4 पुलिसकर्मी गए, लेकिन विक्टिम द्वारा जब ये सारे सबूत CCTV फुटेज के साथ विजिलेंस PHQ में और उसके बाद देश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में और उनके PA KP सिंह जी को दिखाए गए। उसके बाद 12/6/18 को CP अमूल्य पटनायक जी को दिखाए गए। उसके बाद 14/6/18 को एडिशनल CP विजिलेंस अमर सिंह विश्नोई जी को दिखाए गए विजिलेंस PHQ में, और जहां पे ACP NS मिनाज साहब भी बैठे हुए थे और कई कानूनी अधिवक्ता और सोशल वर्कर भी थे। उन सबकी प्रेजेंस में ये इंक्वायरी इनिशिएट करी गई। ये कह कि सच का सच सामने आएगा और बहुत लेटर पुलिस ने 19/2/19 को ये बात मानी कि 17/10/18 को इंक्वायरी कंप्लीट कर ली गई थी ACP कैलाश चक्रवर्ती द्वारा, और उन्होंने ये माना कि वहां पे पुलिसकर्मी 1:30 तक मौजूद थे और इस हिसाब से DD नंबर 18 ये पूरी तरह से झूठी थी। और उस जांच के ऊपर भी कड़े सवाल हुए, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो मामला जब ये समझ में नहीं आता कि पुलिस जब अपराध करती है तो अपराध पुलिस का करने वाले की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस अधिकारी ही करता है, और खासतौर से वो पुलिस अधिकारी करता है जिसको ऑलरेडी किसी न किसी मामले में पुलिस के अंदर क्या होता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत होती है तो पनिशमेंट के टाइम पर उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है या उसको लाइन हाजिर किया जाता है और उसको फिर थोड़ी देर जांच की इंक्वायरी के बाद पुनः लगा दिया जाता है। और ऐसे ही लोग ही विजिलेंस PHQ में या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस में काम करते हैं और इन लोगों को ऑलरेडी एक रिवेंज होता है पुलिस जनता के लोगों से, और ये उनको अपना रिवेंज निकालने का मौका मिलता है जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पुलिस अधिकारियों को पूरी तरीके से प्रयास करते हैं सबूतों के अंदर उनको बचाने के लिए, तोड़ मोड़ों के पेश करने के लिए। आगे की बातें हम आपके सामने रखते रहेंगे, कोर्ट के सामने रखते रहेंगे। अब अपनी आप बात रखिए। सर, CRPC 154 के अकॉर्डिंग जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उस अपराध को रजिस्टर करे और FIR में दर्ज करे। अगर कंसर्न पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो उस विक्टिम के पास और उसके वकील के पास ये अधिकार होता है कि वो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 CRPC में अपनी याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास फाइल करे, ताकि कंसर्न MM पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करे ऑफेंस को रजिस्टर करने के लिए, और ऑफेंस को जब FIR में रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार करे। सर, बीइंग अ जूनियर लॉयर बिलो 5 ईयर एक्सपीरियंस, मेरे सामने जो समस्याएं आई हैं, मैं आशा करती हूं कि कंसर्न बार, प्रीवियस बार और हमारी अपकमिंग बार मेरा मार्गदर्शन करें कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ अपराध पुलिस ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है और उसका अपराध रजिस्टर नहीं किया जाता और सालों तक 156(3) पेंडिंग रहती है, तो ऐसे में वो वकील किस तरह अपने क्लाइंट को न्याय दिलाए। और साथ ही मैं एक सुझाव रखना चाहती हूँ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, अपनी बेंच के सामने, अपने सीनियर्स के सामने, कि हर पुलिस थाने में अगर 5 से 6 वकीलों की एक कमेटी बनाई जाए, ताकि जब एक विक्टिम पुलिस थाने अपने अपराध की जानकारी देने के लिए आए तो उसका अच्छी तरह से मार्गदर्शन हो और उसको अपना केस रजिस्टर कराने में जो समस्याएं आए उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और साथ ही वो कमेटी और थाने के पुलिस ऑफिसर मिलकर काम करें ताकि न्याय जल्द से जल्द डिलीवर हो सके। बेंच, वकील, पुलिस और समाज, सर ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स है हमारे समाज को भयमुक्त बनाने के लिए, हमारे राष्ट्र को भयमुक्त बनाने के लिए। और जी जब ये सभी मिलकर काम करेंगे तो एक राष्ट्र भयमुक्त होगा और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। इससे जनता में विश्वास भी जगेगा और जनता में जो आज जो छवि पुलिस को लेकर दिन प्रतिदिन ग्राम है, जिसका खमियाजा केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को चुकानी पड़ती है, जो कि बहुत गंभीर विषय है, जो कि बहुत प्रयास कर रहे हैं पिछले 6 सालों से
कि किसी की तरीके से जनता के बीच में जस्टिस डिलीवर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की 75% जनता अनएजुकेटेड है, 23% अपर और मिडिल क्लास लोग हैं जो पैदा होने से मरने लेकर तक टैक्स भरते हैं देश के अंदर। 2% इतने हाईली मतलब लीगल एक्सपर्ट्स को एंगेज कर लेते हैं कि उनको जस्टिस उनको भी प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। आज आपके माध्यम से हम प्रयास करेंगे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, देश की तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एमएन्स को ये बात पहुंचाएंगे, सभी बार्स तक पहुंचाएंगे, ऑल इंडिया की सभी कानूनी अधिवक्ताओं को भी बनाएंगे। एक बिलो 5 और होने के बाद आज अपने जिस तरह से एक अच्छा पक्ष रखा है अपने विक्टिम का, अपने क्लाइंट का कोर्ट के सामने, मेरे को लगता है कि ये बहुत कारगर कदम होगा। इससे एक जस्टिस क्रांति जो है और प्रबल होगी, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और लोगों में इसमें भावना आएगी, उत्तेजक आएगी। वो भी प्रयास करेंगे इस तरीके से अपनी बात आगे रखेंगे और कोर्ट तक, आदरणीय कोर्ट तक ये बात पहुंचाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपकी मुहिम सफल हो, आपको 156 दिन के अंदर ऑफेंस रजिस्टर्ड कराने का मौका आपकी प्रयास से शायद कोर्ट संबंधित थाना रानीबाग को दे ऑफेंस रजिस्टर्ड कराने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है। जो लड़ाई 5 पुलिस कर्मियों की थी, अब वो एक सिस्टम की लड़ाई बन गई है। तो अब देखना है कि आपकी ये अपील और कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। आने वाले 18 फरवरी को और 17 फरवरी को हम आपसे पुनः मिलेंगे। रोहिणी कोर्ट न्यायालय में 2 कोर्टों के अंदर इसको लेके सुनवाई है और 6 फरवरी को भी। तो देखते हैं क्या फैसला आता है और आपके प्रयास क्या करते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो आपकी बार है, प्रेजेंट बार, प्रीवियस बार रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन की, और जो अपकमिंग बार में 62 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये प्रयास करूंगा कि आपकी बात रखने का, कि वो आपकी जरूर मदद करें। और हो सके तो जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं, जो दावा करते रहे हैं बिलो 5 ईयर एडवोकेट्स के, 10 ईयर एडवोकेट्स के अधिकारों की लड़ाई का, और ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता आपसे मिलते भी रहे हैं, मैं उनसे भी प्रयास करूंगा कि उसमें हियरिंग के लिए आपका मोरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए कम से कम ये 6 फरवरी को, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को आपको जरूर मदद करें, आपके साथ अपीयर हो, तो आपकी हौसला अफजाई हो और संबंधित न्यायालय में आप अपना पक्ष रखते हुए आप पूरा निडरता से रख सकें और इन पुलिस कर्मियों द्वारा भयभीत ना हो सकें। ये मैं एक उम्मीद और आशा जरूर आपकी बार से रखता हूं कि बार आपकी जरूर मदद करेगी, क्योंकि बार आपका एक परिवार है, कोर्ट आपका परिवार है, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट स्टाफ और दिल्ली की जनता, भारत की जनता आपका परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका परिवार आपका साथ जरूर देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आप बहुत जल्दी इस केस के अंदर एक परिणाम लेकर आएं कोर्ट के मदद से और अपने विक्टिम को इंसाफ दिलवा सके। और ऐसे करोड़ों इंसिडेंट जो आपके जैसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, कानूनी अधिवक्ताओं का, और जो इस तरह से निर्दयता से सामने आते हैं, 4.5 करोड़ केस लंबित हैं आज देश के अंदर। मेरे को लगता है कि अगर आप जैसे अगर कानूनी अधिवक्ता आएंगे तो उनमें कमी आएगी शीघ्रता से, और एक ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जरूर बनेगा पुलिस के बीच में, कोर्ट के बीच में, एडवोकेट्स के बीच में, जनता के बीच में। एक अच्छा प्रयास है। इसी के साथ आपका पुनः धन्यवाद। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।